हेलो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिज्म के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग का जो क्लास रहेगा वो प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म से जो संबंधित परिभाषाएं होते हैं उनके बारे में, और प्रिज्म द्वारा जब हम किसी प्रकाश किरण का अपवर्तन कराते हैं तो उससे कितना विचलन होता है, और प्रिज्म का जो पदार्थ का अपवर्तनांक होता है उसके लिए क्या फार्मूला होता है। इन सभी चीजों को आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को एक बार, इस क्लास को एक बार आप लोग शेयर कर दें सभी ग्रुप में, और जल्दी जल्दी जुड़ जाए ताकि जो भी चीजें पढ़ाई जाए वो आपको क्लियर एकदम समझ में आ जाए। ठीक है, तो सभी लोग शेयर कर दें क्लास को एक बार, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने स्टेटस पर लगा ले ताकि अधिक से अधिक बच्चे क्या हो सके, जुड़ सके। ठीक है, तो चलिए सभी लोग घड़ियां लगा लीजिए। प्रिज्म, तो यदि हम प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म एक हमारा समांगी पारदर्शी माध्यम होता है जिसमें दो पृष्ठ होते हैं, और वो दो पृष्ठ एक किसी विशेष कोण पर झुके होते हैं। क्या बताया जा रहा है कि प्रिज्म क्या होता है, तो प्रिज्म एक समांगी पारदर्शी माध्यम का भाग होता है। प्रिज्म क्या होता है, एक समांगी पारदर्शी माध्यम का भाग होता है। समांगी पारदर्शी माध्यम का भाग होता है, का भाग होता है। ठीक है, अब इसमें दो पृष्ठ होते हैं, जिसके दो पृष्ठ एक विशेष कोण पर, एक विशेष, ये विशेष होगा, एक विशेष कोण पर झुके हुए होते हैं, झुके हुए होते हैं। तो उस भाग को हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रिज्म नाम देते हैं। ठीक है, क्या बतलाया जा रहा है कि प्रिज्म क्या होता है, तो प्रिज्म एक हमारा समांगी पारदर्शी माध्यम का भाग होता है जिसके दो पृष्ठ होंगे, दोनों पृष्ठ क्या होंगे, एक विशेष कोण पे झुके हुए होंगे। जैसे यहां पर आप लोग ध्यान से देखिए, फिगर में यहां पर दिखाया जा रहा है कि ये हमारा प्रिज्म का एक भाग है। ठीक है, जिसमें हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी। तो ये इसमें दो समतल पृष्ठ है। यदि हम बात करें इस प्रिज्म में तो ए बी और ए सी, ये दो हमारे क्या हैं, समतल पृष्ठ हैं, दो समतल पृष्ठ हैं। ठीक है, तो ये एक प्रिज्म का भाग बनाया गया है जिसको रिप्रेजेंट किया गया है ए बी और सी के द्वारा से, जिसमें आप देखिए, आप लिखा है मेरे दो पृष्ठ एक विशेष कोण पर झुके होते हैं। तो पहला पृष्ठ ए बी और दूसरा पृष्ठ क्या है, ए सी। ये दोनों क्या हुए, एक विशेष कोण, और इस कोण को हम लोग नाम देते हैं प्रिज्म कोण। क्या नाम देते हैं, प्रिज्म कोण। तो इस विशेष कोण पर क्या रहते हैं, झुके रहते हैं। तो यह जो संरचना है, यह जो भाग है, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रिज्म नाम देते हैं। बात की जाए समतल पृष्ठ ए बी और एसी की, इस समतल पृष्ठ ए बी और एसी को, ए बी तथा एसी, इन दोनों को हम नाम देते हैं अपवर्तक सतह। क्या नाम देते हैं, अपवर्तक सतह। ठीक है, अपवर्तक सतह इसलिए नाम देते हैं क्योंकि यहीं से क्या होगा, प्रकाश किरणों का अपवर्तन होगा। अभी हम लोग चेक करेंगे और उसको देखेंगे भी, कोई दिक्कत यहां तक हो जाएगा। क्या मतलब है, प्रिज्म क्या होता है, तो प्रिज्म किसी समांग एवं पारदर्शी माध्यम का क्या होता है, भाग होता है, जो एक विशेष कोण पर दो समतल पृष्ठों से क्या होता है, घिरा होता है, या दो समतल पृष्ठों पर क्या होता है, झुका होता है। जिसमें हम यहाँ फिगर बना के आपको दिखाए हैं कि ए बी सी हमारा क्या है, एक प्रिज्म का भाग है, या इसको प्रिज्म मानते हैं, जिसमें ए बी और एसी क्या है, दो समतल पृष्ठ है, और ए बी और एसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, अपवर्तक पृष्ठ नाम देते हैं। क्या नाम देंगे, अपवर्तक पृष्ठ। क्यों, क्योंकि इसी पर प्रकाश किरण का क्या होगा, अपवर्तन होगा। जो ये कोण दिखाई दे रहा है जिस पर समतल पृष्ठ क्या हुए हैं, झुके हुए हैं, उस कोण को नाम देते हैं प्रिज्म कोण। हो जाएगा यहां तक, कोई दिक्कत?
चलिए अब हम लोग इसको मिटा के अपना सीधे हेडिंग लगा लेते हैं, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र। अब हम लोग डायरेक्ट हेडिंग लगाएंगे, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र। इसलिए सभी लोग हेडिंग लगा ले कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होगा। अब इसके लिए क्या करते हैं, हम अपना फिगर बनाते हैं। तो फिगर क्या बनाएंगे, तो देखिए ध्यान से, ये हमारा क्या बन रहा है, एक प्रिज्म का भाग बन रहा है। फिगर थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक है, ताकि समझने में क्या हो, आसानी हो। ये हमारा एक प्रिज्म है, ठीक है। इस प्रिज्म को बना लेते हैं। प्रिज्म का नाम देंगे हम लोग ए बी सी। क्या नाम दिया जाएगा, ए बी सी। ये हमारा हो गया प्रिज्म, कंप्लीट बन गया हम लोग का। बड़ा फिगर बना रहे हैं ताकि समझने में क्या हो, आसानी हो। चलो ये बन गया कंप्लीट। अब नाम दे देते हैं, इसका नाम हो जाएगा ए बी और ये क्या हो गया, सी, ठीक है। अब क्या करते हैं कि हम प्रकाश किरण को इस पर आपतित कराते हैं। तो ये हमारा प्रकाश किरण इस पे क्या हो रही है, आपतित हो रही है। प्रकाश किरण को जाना चाहिए था सीधे, लेकिन सीधे जाएगी नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि ये एयर से कहा जा रहा है, कांच में यानी प्रिज्म के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विचलन उत्पन्न होगा। तो विचलन उत्पन्न होने के लिए यहाँ पर क्या खींचिए, अभिलंब। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर खींच दिया अभिलंब। तो ये हमारा अभिलंब है। अब ये जो प्रकाश किरण है इसका नाम दे देते हैं। ये हमारा प्रकाश किरण है P, दिखाई दे रहा है ना सबको, P। और इस बिंदु को नाम दे रहे हैं कितना है, Q। तो यह प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती हुई चली जाएगी कुछ इस दिशा में। तो ये चली गई हमारा इस दिशा में। अब जब AC पर आपतित होगा तो AC पर भी क्या होगा, अपवर्तन होगा। तो यहां पर भी क्या करेंगे, पहले अभिलंब खींच लेंगे। तो अभिलंब बना लेते हैं हम लोग अपना। तो ये है हमारा अभिलंब, ये है हमारा अभिलंब, ठीक है। अब चूंकि जो प्रकाश किरण है इसका नाम दे दे रहे हैं QR। ये हो गया QR। अब ये कहां जा रहा है, प्रिज्म से Y में जा रहा है। जब प्रिज्म से Y में जाएगा तो अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा। तो ये हमारा दूर हट गया, कुछ इस दिशा में चली गई, ठीक है। इसे नाम दे देते हैं S। क्या नाम दे देते हैं, S। अब ध्यान से देखिए, हम ये मानते हैं कि ये जो आपतन कोण होगा वो कितना होगा, I1। ये जो अपवर्तन कोण होगा वो कितना होगा, R1। और ये कोण कितना मानेंगे, R2। और इस कोण को कितना मानेंगे, I2। हो गया, चारों कोण हमने मान लिया। अब क्या देखते हैं कि जो ये PQ है ये अपने मुख्य मार्ग से यानी जिससे सीधे जा रही थी उससे इसका विचलन कोण कितना हुआ। तो इसका जो ये विचलन हो रहा है इसको मान लेते हैं ये कितना है, Δ1। अब ये किरण भी तो अपने मार्ग से विचलित हुई है, जाना तो सीधे चाहिए था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको पीछे की तरफ बढ़ा दे रहे हैं। इसको बढ़ा रहे हैं किधर, पीछे की तरफ। तो हमने बढ़ा दिया पीछे की तरफ, बढ़ गई। अब मान लेते हैं कि यह जो कोण किरण है RAS ये अपने मार्ग से कितना विचलित हुई है, Δ2। और जो आपतित किरण है और जो निर्गत किरण है ये दोनों एक दूसरे से कितना विचलन हुए हैं, दोनों एक दूसरे से डेल्टा कोण पर विचलित हुए हैं, ये मान लेते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं यह है M, ये है E, और इसको क्या मान लेते हैं N, और इसे क्या मान लेते हैं F। हो गया, यहां तक कोई दिक्कत। क्या माना गया है, माना गया है कि ABC एक हमारा क्या है, प्रिज्म का भाग है जिसके अपवर्तक पृष्ठ AB और क्या है, AC है। एक प्रकाश किरण PQ
पृष्ठ AB पर क्या होती है, आपतित होती है तथा अपवर्तन के पश्चात QR दिशा में चली जाती है। QR पृष्ठ AB पर क्या होती है, जब आपतित होती है तब अपवर्तन के पश्चात RS दिशा में चली जाती है। PQ को आगे बढ़ाया तथा RS को पीछे बढ़ाया तो दोनों एक दूसरे को बिंदु F पर काटते हैं, यहां आप देख रहे होंगे। फिर मानेंगे कि माना PQ तथा RS के विचलन कोण क्रमशः Δ1 और कितना है, Δ2 है तथा आपतित किरण और निर्गत किरण का विचलन कोण कितना है, डेल्टा है। फिर मान लेंगे कि प्रिज्म का जो पदार्थ का अपवर्तनांक है वो कितना है, n है। यानी ऐसे भी लिख सकते हैं कि वायु के सापेक्ष प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है, n है। तब अब क्या करते हैं कि पृष्ठ AB और AC पर जो विचलन उत्पन्न हुआ उस विचलन का मान निकालते हैं। तो ध्यान से देखिए, पृष्ठ AB पर उत्पन्न विचलन, पृष्ठ AB पर उत्पन्न विचलन, उसके लिए पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं। आप ध्यान से देखेंगे, विचलन तो Δ1 हुआ है ना, तो Δ1 का मान निकालने के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे उसका मान देखना है ध्यान से। यही ये पूरा कोण कितना है, I1। और देखो फिगर थोड़ा सा बिगड़ेगा लेकिन ध्यान से देखिएगा, ये पूरा कोण, ये पूरा दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख है, आमने सामने कोण है। तो जब आमने सामने कोण है तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि I1 बराबर हो जाएगा Δ1 प्लस किसके, R1 के। हमको क्या निकालना है, विचलन कोण Δ1। तो जब Δ1 का मान निकालेंगे तो साथ वाला क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये हो जाएगा I1 माइनस R1 और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत? ठीक ऐसे ही क्या करते हैं, ऐसे ही हम निकालते हैं पृष्ठ AC पर विचलन। पृष्ठ AC पर उत्पन्न विचलन, पृष्ठ AC पर उत्पन्न विचलन, तो ये विचलन कितना हो जाएगा, तो जैसे यहां पर शीर्षाभिमुख बनाए हैं वैसे यहां पर ही बना ले। ये पूरा कोण कितना है, I2, तो ये पूरा कोण दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर, क्योंकि शीर्षाभिमुख है। हम लिख सकते हैं कि चूंकि I2 बराबर Δ2 प्लस R2। अब मान किसका निकालना है, विचलन कोण Δ2 का, तो ये हो जाएगा Δ2 इज इक्वल टू I2 माइनस R2, समीकरण नंबर कितना, 2। कोई दिक्कत? हमने क्या किया, जो PQ और जो RS दोनों, यानी एक आपतित किरण PQ और निर्गत किरण RS अपने मार्ग से कितना विचलित हुई है उस विचलन कोण का मान क्या कर लिया, हमने निकाल लिया। अब आते हैं यहां पे देखिए, यदि हम बात करें त्रिभुज, ध्यान से देखिएगा, FQR में कोण ये वाला, ये क्या है, इस त्रिभुज का बाह्य कोण है, यानी कोण डेल्टा का मान त्रिभुज का बाह्य कोण है, त्रिभुज का बाह्य कोण है, बाह्य कोण है। इसलिए यदि डेल्टा का मान निकालेंगे तो डेल्टा का मान क्या हो जाएगा, Δ1 प्लस Δ2 के बराबर हो जाएगा। यानी डेल्टा बराबर हो जाएगा Δ1 प्लस Δ2। हो गया क्लियर? डेल्टा का मान ये बाह्य कोण है, तो बाह्य कोण का मान क्या होगा, इस कोण को छोड़ दीजिए, बाकी दोनों कोण क्या करिए, जोड़ लीजिए। तो डेल्टा का मान हो जाएगा Δ1 प्लस Δ2। अब यहां देखो Δ1 और Δ2 का मान निकाले हैं, दोनों का मान रख दीजिए समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से मान रखिए, तो ये हो जाएगा डेल्टा बराबर, Δ1 का मान कितना है, तो ये है I1 माइनस R1 प्लस Δ2 का मान कितना है, तो ये है I2 माइनस R2। सही है? ब्रैकेट हटाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो डेल्टा बराबर हो जाएगा I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2।
तो डेल्टा बराबर हो जाएगा I1 और I2 के पास कर लेते हैं, R1 R2 को एक पास कर लेते हैं, I1 प्लस I2 माइनस R1 माइनस R2। तो ये लिख सकते हैं डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 और माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2। ये हो गया समीकरण नंबर कितना 3। कोई दिक्कत यहां तक सही है? यानी हमने ये निकाला कि जो डेल्टा है यानी आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे से कितना विचलित हुई है, उस विचलन कोण का मान कितना है, उसका मान हमने क्या कर दिया, निकाल लिया। चलिए अब आते हैं, अब इसी में आगे हम लोग बढ़ेंगे और आपको यहां पर दिखाई देगा एक चतुर्भुज। ठीक है, क्या दिखाई देगा? एक चतुर्भुज दिखाई देगा। कैसे? देखिए यहां पे एफ क्यू ई आर, एफ क्यू ई आर क्या है? एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का मान कितना होता है? 360 डिग्री। तो बनाते हैं यहां से चतुर्भुज, चतुर्भुज नाम लिख दे रहे हैं सबका, एफ क्यू ई आर, एफ क्यू ई आर में। ठीक है, कोण का मान रखिए तो ये हो जाएगा क्यू, यहां से चल रहा है इस वाले कोण का मान, तो क्यू एफ आर, ये हो जाएगा कोण क्यू एफ आर। सॉरी ये वाला मान नहीं, आप ये लीजिए पूरा त्रिभुज लीजिए, यहां से ए क्यू ई आर, ये चतुर्भुज लीजिए। यहां देखिए ध्यान से, तो चतुर्भुज क्या ले रहा है? ए क्यू ई आर, ए क्यू ई आर ये लेना है। ये एफ नहीं रहेगा, ए रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा? ए। थोड़ा सही कर लेंगे, हम लोगों ने चतुर्भुज क्या लेना है, हम लोग पूरा बड़ा लेंगे। कौन सा? ए क्यू ई आर। देखिए ए क्यू ई आर, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, इस कोण की बात करें तो ये हो जाएगा कोण क्यू ए आर, प्लस इस कोण की बात करें तो ए क्यू ई, कोण ए क्यू ई प्लस क्यू ई आर, कोण क्यू ई आर प्लस ई आर ए, कोण ई आर ए बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। ठीक है, यानी चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा फिगर हम यहां पर क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं अपने समझने के लिए। इसको सबको हटा दीजिए। देखिए एक कोण हमारा ये है, दूसरा कोण ये पूरा है इतना, तीसरा कोण हम लोग का ये वाला है और चौथा कोण ये पूरा है। सॉरी तीसरा, 1 2 3 4, चौथा ये पूरा है। हो गया? ये एम ई क्या है? अभिलंब है। तो अभिलंब है तो यह कोण कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री। और एम ई ये भी क्या है? अभिलंब, यानी सतह पर क्या डाला गया है? लंब डाला गया है। तो लंब डाला गया तो ये भी कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। और इस कोण को प्रिज्म का कोण कहते हैं और प्रिज्म के कोण को किससे दिखाते हैं? ए से दिखाते हैं और ये कोण हमारा ए ही रह जाएगा। तो आते हैं देखते हैं, इस कोण को लिख देते हैं कितना? ए प्लस क्यू, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। प्लस इस कोण को ए मानते हैं, कोण ए, फिर प्लस ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ये हो गया कितना? 90 डिग्री। और सबका मान कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा कोण ए प्लस कोण ई प्लस 100 कितना? 80 बराबर 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा कोण ए प्लस कोण ई बराबर 360 डिग्री माइनस 180। तो ये हो जाएगा कोण ए प्लस कोण ई बराबर 180 डिग्री। समीकरण नंबर 1 2 3 इसको क्या मान लेते हैं? 4। हो गया? यानी कोण ए और ई का मान निकाल लीजिए। यहां से क्या करिए ना, आप ई का मान निकाल लीजिए, देखेंगे जैसे जरूरत पड़ेगा। तो कोण ई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री
और कोण ए। तो कोण ए क्या है? प्रिज्म का कोण है, तो इसी को लिख सकते हैं कोण ए बराबर 180 डिग्री माइनस में ए। इसको मानते हैं समीकरण नंबर कितना? 4। जैसे आवश्यकता पड़ेगी उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे। हो गया। अब आते हैं, एक आपको दिखाई देगा त्रिभुज क्यू ई आर। ये देखिए क्यू ई आर, आते हैं त्रिभुज क्यू ई आर में। तो हम लोग पढ़े हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो बनाते हैं तीनों अंतःकोण। तो क्या क्या हो जाएगा? इस वाले कोण से चलेंगे, आर क्यू ई, यानी ये हो जाएगा कोण आर क्यू ई प्लस क्यू ई आर, कोण क्यू ई आर प्लस ई आर क्यू, कोण ई आर क्यू बराबर कितना होगा? 180। आइए, तो कोण क्यू इसका मान कितना है? फिगर में देखेंगे R1, तो ये हो जाएगा हमारा R1 प्लस ये हो जाएगा कोण ई, मान लेंगे इसको, इस वाले कोण को, और इस कोण का मान कितना है? फिगर में देखिए R2 है, तो ये हो जाएगा प्लस में कितना? R2 बराबर 180। ठीक है, यानी यहां से निकाल सकते हैं कोण ई बराबर 180 माइनस R1 माइनस R2, दोनों को उधर भेज दीजिए। यानी इसी को लिख सकते हैं कोण ई बराबर 180 माइनस R1 प्लस कितना? R2, और समीकरण नंबर कितना मान लें? 5। समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5 देखिए, समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5। देख रहे हैं सभी लोग, दोनों का LHS क्या है? बराबर। तो जब LHS बराबर है तो RHS भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो करते हैं बराबर। तो समीकरण 4 और 5 से, समीकरण 4 तथा समीकरण 5 से तो करिए बराबर, देखते हैं क्या होता है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 180 माइनस ए इज इक्वल टू 180, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू कितना? 180 माइनस R1 प्लस कितना? R2। हो गया। 180 से 180 क्या हो जाएगा? कैंसिल, बराबर है, निकाल दीजिए। तो इधर क्या बन जाएगा हमारा? माइनस ए इज इक्वल टू माइनस R1 प्लस कितना? R2, या लिख सकते हैं a इज इक्वल टू R1 प्लस कितना? R2, यानी इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना? 6। अब देखिए समीकरण नंबर 6 और समीकरण नंबर 3 यहां दिया है ना, R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 का मान कितना आ गया? a। तो यहां पर क्या लिख लेंगे? a लिख लेंगे। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये हो जाएगा हमारा किससे? समीकरण 3 और 6 से, समीकरण 3 तथा समीकरण 6 से। तो 3 पहले लिख लेते हैं इसको। ये हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस R1 प्लस R2, ये हो गया R1 प्लस कितना? R2। और यहाँ पे देखिए R1 प्लस R2 का मान कितना है? a है, तो मान भर लेते हैं। इसलिए डेल्टा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2 माइनस a। तो ये निकला हमारा विचलन कोण, यानी आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो विचलन कोण बन रहा है वो है इसका मान। कोई दिक्कत? तो यदि आपसे पूछेगा कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, तो विचलन कोण के लिए इतना ही तो करेंगे। यहां तक हमारा मिल गया ना विचलन कोण, डेल्टा यही ना था। देखिए ये आपतित किरण PQ थी या निर्गत किरण क्या था? RS। एक दोनों एक दूसरे से कितना कोण विचलित हुए थे? डेल्टा। तो जो डेल्टा का मान निकाला गया है वही क्या है? ये है, देख लीजिए। तो अगर हमसे ये पूछे कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण का मान बताएं,
तो यहीं तक हम लोग करेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या निकालने वाले हैं, हम लोग निकालने वाले हैं प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। हम लोग क्या निकालने वाले हैं, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। तो अब इसी फार्मूले से थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं। अब यहां पर एक केस लगाएंगे कि यदि ये जो विचलन कोण है डेल्टा, ये बहुत कम हो यानी अल्पतम हो, तो अल्पतम की स्थिति में क्या होता है देखिएगा, अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में, अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में जो डेल्टा है ये बराबर हो जाता है किसके, डेल्टा एम के। I1 बराबर हो जाता है किसके, I2 के। R1 बराबर हो जाता है किसके, R2 के। और मान लेते हैं जो I1 I2 बराबर हुए हैं, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, I के बराबर, ये हमने मान लिया, ठीक है। और इसका वैल्यू किसके बराबर है, R के बराबर, इसको भी क्या कर लिया, मान लिया। यानी जब अल्पतम विचलन कोण की स्थिति आएगी, तो अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में जो डेल्टा है वो डेल्टा एम रिप्रेजेंट करेगा, I बराबर हो जाएगा I2 के, और इसका मान किसके बराबर मान लेते हैं, I के बराबर। और R1 बराबर किसका हो जाएगा, R2 के, और इसकी वैल्यू किसके बराबर मान लेते हैं, R के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। तो इन सबका मान हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले समीकरण में रख देंगे। तो रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे देखिए, इस वाले में रखिए, और कहाँ पे रखना है हम लोगों का, यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले 6 में रखते हैं, समीकरण 6 से, समीकरण 6 से, यह है समीकरण 6। तो ये क्या आप लिख लेते हैं, तो ये है A इज इक्वल टू R1 प्लस कितना, R2। R1 R2 बराबर है वैल्यू किसके, R के बराबर, तो लिख सकते हैं A बराबर R प्लस R। तो A बराबर कितना हो जाएगा, 2R। अब यहां से क्या करिए, R का मान निकाल लीजिए, तो R बराबर क्या हो जाएगा, A/2। इसकी आवश्यकता आगे पड़ेगी, ठीक है। अब इस वाले समीकरण से, समीकरण 7 से, ठीक है। तो 7 लिख लेते हैं एक बार पहले, डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 और माइनस A, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा हो गया डेल्टा एम के बराबर, तो इसलिए अपन लिख सकते हैं डेल्टा एम। I1 और I2 बराबर है, और इसके वैल्यू किसके बराबर माने हैं, I के बराबर माने हैं। तो ये भी हो जाएगा हमारा कितना, I प्लस I और माइनस A। तो ये हो जाएगा डेल्टा एम इज इक्वल टू 2I माइनस A। ए को भेज दीजिए इधर, तो ये हो जाएगा डेल्टा एम प्लस A इज इक्वल टू कितना, 2I। तो यहां से यदि हम I का मान निकालें, तो I बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा एम प्लस A/2। सही है, कोई दिक्कत। यानी हमने क्या किया, कंडीशन लगाया कि अल्पतम विचलन की स्थिति हो, तो अल्पतम विचलन की स्थिति में हमारा ये केस बनेगा, और इस केस से हमने R और क्या निकाला, I का मान निकाला। अब यहां पर हम लगाएंगे स्नेल का नियम। क्या लगाएंगे, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम होता क्या है कि n इज इक्वल टू होता है साइन I बाई साइन R। आपको पहले ही बताया गया था कि जो ये हमारा क्या है, प्रिज्म है, तो माना गया था कि y के सापेक्ष प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो कितना था, n था, पहले ही मान लिया गया था। इसलिए अब यहां से हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं, अतः देखिएगा यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना सबको, अतः स्नेल के नियम से, अतः स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या होता है, ये होता है n इज इक्वल टू साइन I अपान साइन R। तो यहां पर देखो R का मान निकला है, यहां पर I का मान निकला है, दोनों मान क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं। तो रखिए, तो ये हो जाएगा साइन I का मान कितना निकला है, डेल्टा m प्लस A/2 अपान, ये बराबर हो गया, और इसके सामने क्या है, n है, नीचे क्या है, साइन R। तो साइन R, तो R के जगह पर क्या है, A/2।
तो इस तरीके से हम लोग का ये फार्मूला प्राप्त होता है कि लेंस कह रहे हैं, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र। ठीक है, देख लीजिए सभी लोग, ये है हमारा प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र n बराबर साइन डेल्टा m प्लस a बाई 2 अपान साइन a बाई 2। कोई दिक्कत? एक बार पुनः इसे देख लेते हैं कि हमने क्या क्या किया है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, एक प्रिज्म लिया है ABC, प्रकाश किरण को आपतित कराया PQ, फिर ये QR दिशा में चली गई और लास्ट में अपवर्तन के पश्चात RS दिशा में चली गई। ध्यान ये रखना है कि कोण इसको I1, R1, R2, I2 ये मानेंगे। पहले जो प्रकाश किरण है PQ, ये डेल्टा 1 विचलित होती है, दूसरा कितना होता है डेल्टा Q, और ये दोनों एक दूसरे से कितना विचलित होते हैं, डेल्टा कोण पे विचलित होते हैं। यदि मान लिया जाए कि y के सापेक्ष प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है, n है, तो सबसे पहले AB वाले पृष्ठ पर क्या निकालें, विचलन। तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है तो आपस में बराबर होंगे। तो यहां से निकला I बराबर डेल्टा 1 प्लस R1, यहां से डेल्टा 1 का मान निकल गया। सेम ऐसे यहां पर क्या निकल के डेल्टा 2 का मान निकाल लेंगे। डेल्टा 1 डेल्टा 2 का मान निकल गया तो इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे। छोटा वाला जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये कोण क्या है, बाह्य कोण है, तो बाह्य कोण का मान दोनों के योग के बराबर होगा। तो देखो यहाँ योग के बराबर कर दिया गया। समीकरण 1 और 2 से डेल्टा का मान रख के हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, ये निकल गया डेल्टा का मान, यानी विचलन कोण का मान निकल गया। अब हम लोग लेते हैं चतुर्भुज कौन सा, AQE और R। यदि चतुर्भुज AQER की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा कि चारों अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा, 360। ध्यान ये रखना है कि ME और NE दोनों AB और AC पर क्या है, अभिलंब है। तो अभिलंब है तो ये पूरा कोण कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो हमने सबका मान लिख लिया और जो जो मान है सब मान करके रख लिए, सॉल्व किए तो A किधर गया, कोण E बराबर मिल गया 180 माइनस A। अब ये नीचे वाला त्रिभुज ले लेते हैं QER। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो हमने तीनों कोणों का योग करके कितना कर लिया, 180। फिर देख रहे हैं कि R1 है, ये R2 है, और इस कोण को कितना मान लेते हैं, E है, तो R1 प्लस E2 प्लस R कितना हो गया, 180। यहाँ से E का मान निकाल लिए, समीकरण नंबर 5। दोनों में देख रहे हैं कि दोनों क्या है, E का मान है, तो E का मान है तो बराबर कर लिए, बराबर करके A का मान निकाल लिए। A का मान जब निकला कितना, R1 प्लस R2, तो इसी A का मान यहाँ पर क्या कर दिया गया, रख दिया गया है। और रखने के बाद ये हमारा क्या फार्मूला प्राप्त हुआ है, और यही वो फार्मूला है जो प्रिज्म द्वारा क्या होता है, उत्पन्न विचलन के लिए प्राप्त किया जाता है। सही है यहाँ तक। अब चूंकि हमको अपवर्तनांक निकलना है प्रिज्म के पदार्थ का, एक हम केस बनाएंगे कि अल्पतन विचलन की स्थिति में, अल्पतन विचलन कोण की स्थिति में, या अल्पतन विचलन भी लिख लेंगे, अल्पतन विचलन ही लिख लेंगे, अल्पतन विचलन की स्थिति में कोण हटा लीजिए। अल्पतन विचलन की स्थिति में जो डेल्टा है वो डेल्टा m के बराबर हो जाएगा, I1 I2 के बराबर हो जाएगा, R1 R2 के बराबर हो जाएगा। हमने क्या माना कि I1 I2 के बराबर, लेकिन इसकी वैल्यू किसके बराबर है, I के बराबर। ये दोनों बराबर है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, R के बराबर। अब इन सबका मान 6 और समीकरण नंबर 7 में रख दिया। तो यहाँ रखेंगे तो R की वैल्यू निकल जाएगी, और यहाँ रखेंगे तो हमने I की वैल्यू निकाल ली है। अब लगाएंगे स्नेल का नियम। स्नेल के नियम से क्या होता है, n = sin I अपन sin R। तो यहाँ से n का जब मान I और R का मान रखेंगे तो ये हमारा लेंस कह रहे प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र n बराबर साइन डेल्टा m प्लस a/2 अपन साइन a/2 प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें डेल्टा m क्या है, तो अल्पतन विचलन कोण है, a क्या है, प्रिज्म कोण है, और n क्या है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। ठीक है, कोई दिक्कत, क्लियर है यहाँ तक, हो जाएगा सबका। तो देख लीजिए सभी लोग बढ़िया से अच्छे से, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, लगभग हर साल पूछे जाने वालों में से ये है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिख लीजिए समझने के लिए अपने, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, और फिर हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में। एक बार अच्छे से इसे देख लीजिएगा, और फिर इस फार्मूले पर हम लोग क्या करेंगे, अपने जो भी सवाल लगाना होगा उस सवाल को लगाएंगे। तो आज का क्लास बस इतना ही रहता है, फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में।